कर्नाटक का ओपिनियन पोल, इसका बड़ा इंतजार किया जा रहा है। आप अलग अलग सर्वेज भी देख रहे हैं। सर्वे का एक तरीका होता है, लोगों से जाकर पूछा जाता है, क्वेश्चनर के जरिए सर्वेज होते हैं, फिर उसके बाद में मेजॉरिटी क्या कह रही है उसके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि जनता का मिजाज क्या है। लेकिन जनता के मिजाज को समझने का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और साइंटिफिकली इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो है कि राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, मुद्दों की एनालिसिस किस तरीके से की जाती है, कौन सा मुद्दा हावी चल रहा है, किन मुद्दों की वजह से जनता की ओपिनियन बन रही है, इस पर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण बात होती है। राजनीतिक विश्लेषकों के लिहाज से देखें तो अमर उजाला ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। खबरों के खिलाड़ी हमारा खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम देश के जाने माने प्रतिष्ठित राजनीतिक विश्लेषकों को बुलाते हैं। खास तौर पर कर्नाटका चुनाव, क्योंकि अब ये दौर चल रहा है कर्नाटक चुनाव का, तो कर्नाटक चुनाव के जानकार, कर्नाटक की ज़मीनी हकीकत को जानने वाले कई पत्रकारों के साथ में बातचीत होती है, जो अलग अलग मुद्दों के जरिए अपनी बातों को रखते हैं। मैं आगे बढ़ूं और इसी तरह से आपको बताऊं कि कर्नाटक पर अभी वर्तमान में आज की तारीख तक कौन से बड़े मुद्दे हावी रहे हैं और उन पर अलग अलग पत्रकारों की, और कौन कौन से वो पत्रकार हैं जिनकी ओपिनियन आई है, वो मैं आपके सामने रखूं। उससे पहले मैं 5 बड़े मुद्दे आपके सामने कर्नाटक के रखना चाहता हूं जो जनता की ओपिनियन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे पहले मैं कई मुद्दों पर बात कर चुका हूं, वो डिटेल्ड रिपोर्ट आप ज़रूर देखें, जहां पर दूध का मुद्दा हो, मिर्ची का मुद्दा हो, जहां पर हिंदी भाषा का मुद्दा हो, सीमा विवाद हो, ऐसे तो सारे मुद्दे हैं। लेकिन अब 5 बड़े मुद्दे हैं जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आते आते जिनके इर्द गिर्द कर्नाटक की पूरी राजनीति सिमटती दिखाई दे रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि इन मुद्दों में कौन किस पर हावी दिखाई दे रहा है। पहला, वोटों का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जाता है। मुद्दा तो यहाँ तक गरमाया कि क्या अतीक हत्याकांड की वजह से कोई पोलराइजेशन कर्नाटक में हो जाएगा, और विश्वास करिए इस पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी अपनी राय रही है कि एक घटना जो कि उत्तर प्रदेश में हुई है, एक माफिया मारा गया है, क्या उससे कोई सिंपैथी वेव जनरेट हो रही है। और ध्रुवीकरण दोनों तरीके से होता है। बीजेपी का ध्रुवीकरण बहुत समझने जैसा है। मुसलमानों के प्रति या मुस्लिम वोट बैंक के प्रति कांग्रेस और विपक्षी दल सहानुभूति दिखाते हैं जब मुस्लिम आरक्षण चला जाए, लेकिन बीजेपी पुरजोर तरीके से उसको रखती है। यानी पोलराइजेशन, दूसरी गैर मुस्लिम वोटों का भी पोलराइजेशन हो रहा है बड़ी तेजी से। तो ये पोलराइजेशन जो है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। इसकी काट क्या है, वो दूसरा मुद्दा है। जातियों में वोटों का विभाजन हो जाए। जी हाँ, आप उत्तर प्रदेश की सियासत देख रहे हैं, यहाँ पर दलित की राजनीति, ओबीसी की राजनीति, इन सारी राजनीति पर काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन का मतलब होता है हिंदू और मुस्लिम वोटों में वोट बट गया। अब ये जो मेजॉरिटी है हिंदू, और कर्नाटक में तो मेजॉरिटी हिंदू वोटर्स हैं, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर डिसिसिव हिंदू वोटर माना जाएगा अगर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन ये हिंदू जब लिंगायत, वोकालिंगा, वीरशैव और ये एक दो नहीं ऐसी कई जातियों में विभाजित हो, फिर उसमें ओबीसी का मुद्दा भी आ जाए, फिर उसमें दलितों का मुद्दा भी आ जाए, ये सारे मुद्दे जब आ जाते हैं तो इस वोट बैंक में भी एक बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है अलग अलग जातीय वर्गों का। तो जाति में वोटों का विभाजन ये एक और बड़ा मुद्दा है और एक और बड़ी चीज़ है जिसमें अलग अलग ओपिनियन बनाने की कोशिश की जा रही है, अपने अपने वोट बैंक में लुभाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा, राहुल गांधी का चेहरा। अब दोनों के लिहाज से देखिए, अब क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही बोलते थे तो कांग्रेस की बात हो गई, इसमें कर्नाटक में ओपिनियन तो दोनों पार्टियों के लिहाज से बनेगी। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि राहुल गांधी का चेहरा भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस मिला है, सांसद ही गई है तो संवेदनाएं जुटी हुई हैं, ये कांग्रेस के पक्ष की बात हुई है। बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसे हैं जो अब भी मानते हैं कि राहुल गांधी का चेहरा बीजेपी को ही फायदा पहुंचाता है, लिहाजा वो यहां तक दावा करते हैं कि हिमाचल में राहुल गांधी नहीं गए इसलिए जीत गए। ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता है, फैक्ट भी है। कर्नाटक में वो रैलियां कर रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इस तरह की भी एनालिसिस आती। क्या कहा विशेषज्ञों ने, ये मैं आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी बात है स्थानीय मुद्दे। सारे मुद्दे ले लीजिए, इनमें सारे मुद्दों में जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, चाहे वो दूध का मुद्दा हो, वो नंदिनी अमूल का मुद्दा हो, या फिर सीमा विवाद का मुद्दा हो, भाषा का मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दों में अब आरक्षण का मुद्दा जो है वो पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। इसमें जिनको आरक्षण देना है वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है आते ही हम अपने वादे पूरे कर देंगे। बीजेपी ने अभी ही एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिमों के आरक्षण को लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया। तो ये सारे स्थानीय मुद्दे हैं जो कर्नाटक में चल रहे हैं। स्थानीय मुद्दे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में। 5वां बड़ा मुद्दा है एंटी इनकम्बेंसी।
एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है एक सरकार जो चली आ रही है उसके प्रति एक नाराजगी पनप जाती है जनता के बीच में, और वो सरकार में परिवर्तन चाहती। 38 साल का इतिहास है कर्नाटक का, कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन 37 साल का इतिहास उत्तर प्रदेश का भी था जिसको योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया। तो हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जब एंटी इनकम्बेंसी पर कई बार लोकप्रियता हावी होती है। लेकिन क्या बसवराज बोम्मई की वो लोकप्रियता है जो योगी आदित्यनाथ की थी? क्या बसवराज बोम्मई वो काम कर पाए जो योगी आदित्यनाथ कर पाए थे? उदाहरण के लिए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कहना, और इसको उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पर रखा। और जब मैं उत्तर प्रदेश गया था मैंने कई बार आपको बताया कि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा था जो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर हावी दिख रहा था कि हम एक सुरक्षित माहौल में पहले से बेहतर स्थिति में हैं। खैर, बसवराज बोम्मई के ऊपर पे सीएम, 40% कमीशन, इस तरह के आरोप ज़्यादा हावी दिखाई देते हैं। उनके काम या उनका चेहरा तक पीछे दिखाई पड़ता है, येदियुरप्पा का चेहरा आगे दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी भी चुनौती मान रही है। ये मैंने 5 मुद्दे रखे। अब आप देखिए कि अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों ने हमारे मंच पर आकर क्या कहा है। उत्तर प्रदेश की घटनाओं का असर कर्नाटक चुनाव में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा सवाल है। कर्नाटक में भाजपा को क्या इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या कांग्रेस बाजी मार सकती है? या कांग्रेस एक बार फिर, देखिए जब जब मौका मिला है कांग्रेस को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन इस बार क्या है, शेट्टार, जगदीश शेट्टार को भी एक फैक्टर माना जा रहा है। ये बीजेपी का विकेट गिर गया और बीजेपी का ये बड़ा चेहरा कांग्रेस के साथ में आ गया, तो क्या बीजेपी को परेशान करेंगे जगदीश शेट्टार? ऐसे ही अहम मुद्दों पर हमने चर्चा की कुछ खास चेहरों से और खबरों के जानकारों से, खबरों के खिलाड़ियों से। इस पर वरिष्ठ पत्रकार देश रतन हैं, वो कहते हैं कि कर्नाटक में यूपी का असर बिल्कुल होना चाहिए, होगा। यानी वो मानते हैं कि अगर पोलराइजेशन जैसा कोई मुद्दा है तो ये कर्नाटक में हावी हो सकता है। और देखिए कई राजनीतिक, सिर्फ ये देश रतन जी नहीं कह रहे, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पोलराइजेशन का मुद्दा सीधे सीधे कर्नाटक चुनाव को प्रभावित करता है। योगी आदित्यनाथ की छवि का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, वो कर्नाटक में लोकप्रिय है। मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया था, एक इंटरनल सर्वे है बीजेपी का जो ये मानता है कि योगी आदित्यनाथ अगर कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हैं, और हो सकता है कि अंतिम दौर में ऐसा कुछ हो, वो तो स्टार रही हैं हमेशा से बीजेपी के लिए, तो अगर वो जाते हैं तो फायदा होगा। इसीलिए उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। वो लगातार माफियाओं और गुंडों पर उत्तर प्रदेश में एक्शन ले रहे हैं। बुलडोज़र बाबा की छवि बनी है, बुलडोज़र की कार्रवाई को कोर्ट ने गलत बताया है, इस पर बहस होती रहती है, ये एक अलग बात है। उनकी लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ है। देश रतन कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने माफियाओं का महिमा मंडन किया, इससे साफ समझ में आ रहा है कि विपक्ष किस तरफ बढ़ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी, ये बड़ा दिलचस्प नाम है। इमरान प्रतापगढ़ी हाल के दिनों में बहुत मशहूर हुए हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कांग्रेस के बहुत मुखर प्रवक्ताओं में से एक गिने जाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। उनको स्टार प्रचारक बनाया गया, तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था। हालांकि मैंने आपको बताया एक रिपोर्ट में कि इमरान प्रतापगढ़ी को रखने का मकसद एक मुस्लिम चेहरा भी है। अजहरुद्दीन और इमरान प्रतापगढ़ी, ये 2 मुस्लिम चेहरे आपको 40 स्टार प्रचारकों की कांग्रेस की सूची में दिखाई पड़ते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी वक्ता अच्छे हैं, दूसरा एक मुस्लिम चेहरा है, और तीसरी बड़ी बात यह है कि इमरान, अगर कुछ जनरेट होता है कि मुस्लिम मतदाताओं को साथ में लाना है और उत्तर प्रदेश का असर, तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अतीक अहमद से नज़दीकियों के बहुत वीडियो वायरल किए गए उनके, या बहुत सारी बातें इस पर होती रहीं, इस पर बीजेपी ने आपत्ति भी जताई थी। कांग्रेस क्या इसका काउंटर बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। साफ हो रहा है कि कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति में कांग्रेस भी है तो बीजेपी भी है, दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस इसके जरिए मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये लोग इमरान प्रतापगढ़ी की तुलना योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। ये सारी बातें देश रतन जी कह रहे हैं जब वो हमारे साथ खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में उपस्थित थे। वो ये भी कहते हैं कि कर्नाटक में ध्रुवीकरण करके कांग्रेस फायदा लेना चाहती है। अब बड़ा सवाल है, कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं होगा? मुस्लिम वोट आ जाएंगे अगर ये ध्रुवीकरण होगा, तो मैंने शुरुआत में कहा ध्रुवीकरण दोनों तरफ से होता है। बीजेपी तो चाहती है, बीजेपी ने खुलकर मुस्लिमों के आरक्षण पर जो स्टैंड लिया है, जिस तरह की बातें आई हैं, टिकटों का वितरण जिस तरह से हुआ है, मुस्लिम उसमें नदारत दिखते हैं, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है। बेशक खुलकर बीजेपी कुछ ना कहे कि इस वोट बैंक के बजाय वो जो बचा हुआ बड़ा वोट बैंक है उसके पोलराइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं शिवम त्यागी, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनकी अपनी समझ है, वो अपने तरीके से बातों को लिखते हैं और राहुल गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनका ये कहना है कि अतीक अशरफ की हत्या का कर्नाटक चुनाव पर असर पड़ना भी चाहिए। हर अच्छी चीज़ का असर चुनाव पर होना चाहिए ताकि लोग उसे देखकर अच्छी सरकार का चयन कर सकें। यानी कर्नाटक की सीटों पर यूपी की घटना का साफ असर नजर आएगा। वो कहते हैं कि कर्नाटक में राहुल का कोई असर दिखेगा नहीं और ना ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा, ऐसा उनका मानना है।
हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से एक परिपक्व छवि राहुल गांधी की सामने आई है और इसका सकारात्मक असर कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, लेकिन शिवम त्यागी का ये मानना नहीं है। इसी कड़ी में एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम कुमार, वो भी हमारे साथ में थे। उन्होंने पिछली दफ़ा जब वो आए थे तो मैंने आपके सामने एक ओपिनियन रखी थी उनकी। वो तो ये दावा कह रहे हैं कि 50 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं बीजेपी, 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी, और ये एक बड़ा दावा है। कुछ ऐसा ही दावा अशोक वानखेड़े ने किया था। उन्होंने कहा 50 से 70 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल सकती हैं। ये दोनों दावे ये बताते हैं कि इनका मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर बहुत प्रभावी रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रेम कुमार की बात करें तो उनका स्पष्ट वक्तव्य है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल बदल चुका है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल गांधी को खूब समर्थन मिला है और कर्नाटक में सबसे ज्यादा वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने बिताया है। इसका सीधा असर सीटों पर देखने को मिलेगा। ये बात सही भी है कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो शुरुआती दिनों की बात है, कर्नाटक में सबसे लंबा समय बिताया था उन्होंने, और तब ये माना डी शिव कुमार इसमें तैयारियों में सीधे जुटे हुए थे। हालांकि वो पूरी भारत जोड़ो यात्रा में रहे, लेकिन उनका गृह प्रदेश है कर्नाटक, मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से आते हैं, चुनाव भी था, तो ऐसे में पहले से रणनीति तय मानी जा रही थी कि कांग्रेस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर्नाटक में लेने की कोशिश होगी। प्रेम कुमार भी ये मानते हैं कि इसका सीधा असर सीटों पर भी देखने को मिलेगा। यानी उनका मानना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में फायदा हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा त्रिपाठी भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उनकी ओपिनियन क्या है और कैसे वो कर्नाटक की ओपिनियन को बता रही हैं वो भी समझिए। उनका कहना है कि ये तो साफ है कि कर्नाटक चुनाव में ध्रुवीकरण हो रहा है, फिर वो कांग्रेस करे या भाजपा, और राहुल का असर सीटों पर दिखाई ही पड़ेगा। राहुल ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर अपनी पकड़ और मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ाया और निश्चित ही इसका फायदा कर्नाटक में कांग्रेस को मिलने वाला है। देखिए, पूर्णिमा त्रिपाठी जो कह रही है वो भी समझने जैसी बात है। जातीय जनगणना का यह मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। 2011 की जातीय जनगणना को सार्वजनिक करने की मांग राहुल गांधी अलग अलग मंचों पर उठा रहे हैं। वो इसे ओबीसी के हितों से जोड़ते हुए बता रहे हैं। ओबीसी के अपमान का मुद्दा बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ उठाया, तो ओबीसी के अपमान का मुद्दा राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ कैसे बना रहे हैं कि आप जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। इस तरह की बातें, ये एक काउंटर स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ती है। लेकिन ओबीसी समुदाय यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, ऐसे में माना जा रहा है, और बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। अभी अगर कर्नाटक में बीजेपी के प्रादुर्भाव की बात करें तो उसके पीछे लिंगायत, वोकालिंगा, सारे समीकरण तो आप देखते हैं। वोकालिंगा जेडीएस के साथ ज़्यादा दिखाई देते हैं, लिंगायत समुदाय येदुरप्पा की वजह से बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। लेकिन अगर दलित वोटों को अलग कर लिया जाए तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसमें खास तौर पर ओबीसी की बात की जाए, देखिए दलित वोटों का भी एक मुद्दा चल रहा है, SC ST का भी मुद्दा चल रहा है, लेकिन ओबीसी के वोटों की बात की जाए तो ये बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां रोड शोज कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी दनादन रैलियां कर रहे हैं, जनसभा करके भाजपा को घेरते दिखाई पड़ रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS की विचारधारा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। लोगों का ये अपार विश्वास और जनसमर्थन कर्नाटक में बदलाव की कहानी बयान कर रहा है। इससे पहले राहुल भविष्यवाणी कर चुके हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी और 40% कमीशन वाली बीजेपी की 40 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। लिंगायत समुदाय को कांग्रेस की ओर खींचने की कोशिश में लगे राहुल गांधी एक के बाद एक हमले सरकार पर करते दिखाई दे रहे हैं। अब 40 आती है, 50 आती है, 70 आती हैं तो कहना मुश्किल है। एक बात सही है कि बीजेपी यहां पर एक संघर्ष की स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी देखने लायक है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति के हिसाब से वो चल रही है। वोटों का पोलराइजेशन होता है, अतीक मामले का कितना असर होता है, मुस्लिम आरक्षण का कितना असर होता है और ये बीजेपी के पक्ष में कितना जाता है, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। कुल मिलाकर ये वो बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त कर्नाटक में जनता की ओपिनियन बना रहे हैं और बहुत दिलचस्प चुनाव है क्योंकि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अलग अलग विशेषज्ञ हमारे मंच पर आकर क्या कहकर गए हैं इस विषय में, वो मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताया। आपकी राय आप जरूर साझा करें, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है इस बार कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी हावी रहेगी, राहुल का चेहरा हावी रहेगा, या कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि प्रभावशाली साबित होने वाले हैं? मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला